नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बताने जा रहे हैं आपको। ज्ञान व्यापी मामले से जुड़ी आ रही सबसे बड़ी खबर बता दें आपको। एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट में सुनवाई रुकी है। जी हां, शाम 4:30 बजे फिर अब यह सुनवाई होगी। सर्वे को लेकर 3.5 घंटे तक बहस हुई है। बड़ी खबर है, ऐसे एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, मैप मंगवाया गया है। तो बड़ी जानकारी ज्ञान व्यापी मामले से जुड़ी आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एएसआई सर्वे को लेकर जो सुनवाई है वो रुकी है। बता दें आपको, शाम 4:30 बजे फिर अब सुनवाई होगी इस पर। तब तक के लिए जो सर्वे को लेकर 3.5 घंटे तक का बहस हुई है। एएसआई एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, मैप मंगवाया गया है। ज्ञान व्यापी मामले से जुड़ी आ रही है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट में सुनवाई रुकी है। यह बड़ी खबर, अहम खबर। शाम 4:30 बजे फिर शुरू होगी सुनवाई। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सर्वे को लेकर 3.5 घंटे तक ये बहस जो है वो चली। एएसआई एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, मैप मंगवाया गया है। तो ज्ञान व्यापी मामले से जुड़ी आ रही ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट में रुकी सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रयागराज से आ रही है बड़ी खबर। तो एएसआई सर्वे को लेकर अभी सुनवाई चल रही है, अभी मैटर चल रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी बातें रखी गई हैं और हिंदू पक्ष का भी आर्गुमेंट अभी चल रहा है। इसी बीच एएसआई से भी ओपिनियन मांगा गया है। एएसआई एक्सपर्ट को बनारस से बुलाया गया है कोर्ट के आदेश पे और 4:30 बजे बेंच असेंबल होगी, क्योंकि कोर्ट का कंसर्न ये है कि किसी भी तरह से स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे और ये सर्वे हो जाए। और जीपीआर जो जीपीआर सर्वे होना है, फोटोग्राफ होना है, तो जीपीआर सर्वे से कोई वहाँ के स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचे। मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है गड्ढा खोदा जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा। कोई वहाँ ड्रिलिंग वगैरह कुछ नहीं है। वो जो जीपीआर टेक्निक से होगा, बहुत सेफ है। हालांकि कोर्ट ने जो है और सावधानी बरतते हुए बनारस एक्सपर्ट को बुलाया गया है। वो 4:30 बजे उपस्थित रहेंगे ऑनरेबल सीजे कोर्ट में। उसके बाद चीजें आगे जो भी होगा। क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार ये तर्क दिया जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान हो सकता है? और नहीं, ऐसी कोई नुकसान नहीं है। कोर्ट में तमाम एएसआई के जो है एडवोकेट, उन्होंने भी कहा है कि कोई हम नुकसान होने नहीं देंगे। लेकिन चूंकि मामला सेंसिटिव है और भावनाओं से लोगों के जुड़ा हुआ है, तो इसलिए फिलहाल एएसआई एक्सपर्ट को बुलाया गया है। वो कोर्ट के सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगे 4:30 बजे। सुनवाई कब होगी? 4:30 बजे शाम को। वाराणसी से 3.5 घंटे का समय दिया गया उनको। अब जो भी है समय, 4:30 बजे उनको आना है तो आएंगे। आपका नाम? अभी ये शाम को, अभी ये कोर्ट सब जुडी से इस पे कुछ नहीं बोलेंगे जी। संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, अभी फिलहाल जो सुनवाई है 4:30 बजे तक के लिए टल गई है, लेकिन इस बीच 3.5 घंटे तक ये बहस जो है वो वहां पर चली है कोर्ट के अंदर। क्या कुछ रहा, क्या कुछ दलीलें जो वो दी गई दोनों ही पक्षों की तरफ से? जी बता दें, जहाँ पहले मुस्लिम पक्ष कोर्ट में आज अपनी दलीलें पेश की है, साथ ही मुस्लिम पक्ष का कहना था ये जो इमारत है करीब हजारों साल पुरानी है। जिस तरह से इसका सर्वे होना है और एएसआई के द्वारा जहाँ आर्बिट्रल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से सर्वे होना है, इसमें खुदाई होगी और ऐसे में इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ से हिंदू पक्ष ने भी इस पर अपना पक्ष रखा। उनके अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने जहां अपना पक्ष रखते हुए और कोर्ट के सामने टैबलेट पे दिखाया कि किस तरह से सर्वे होना है और किस तरह से इस पूरे में मामले में यानी सर्वे एएसआई करेगी और बिल्डिंग को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। मगर जब हिंदू पक्ष के अधिवक्ता साहब तिवारी से बात की गई इस मामले पे, तो उनकी लगातार मुस्लिम पक्ष का बार बार ये कहना था कि गड्ढा खोदा जाएगा और बिल्डिंग को नुकसान पहुंचेगा। मगर वही अधिवक्ता कहना था कि अब कोर्ट जो है, जो इसका सर्वे होना है वो एएसआई जो है जीपीआर टेक्निक के द्वारा करेगी, जिससे पूरी तरह से ये सेफ है। और इसी को लेकर अब कोर्ट ने एएसआई की टीम को तलब किया है, जो कि बनारस से प्रयागराज आएगी और 4:30 बजे से फिर पुनः इस पर सुनवाई चालू हो जाएगी। बिल्कुल। अब सैयद, इस बीच जो दोनों ही पक्षों की तरफ से, दोनों ही पक्षों के वकीलों की तरफ से जो दलीलें यहाँ पर रखी गई, उनमें एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी रही, क्योंकि हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि आखिरकार सर्वे से मुस्लिम पक्ष क्यों भाग रहा है, क्या डर उन्हें सता रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि वाराणसी जिला जज के द्वारा दिया गया जो आदेश था वो जल्दबाजी था और वो जल्दबाजी में इस तरह का निर्णय लिया गया, जिसके बाद ये पूरी प्रक्रिया जो है वो हो रही है। यानी कुल मिलाकर अभी स्थिति 4:30 बजे तक क्या
हम मानकर चलें कि साफ हो सकती है, क्योंकि एएसआई के जो एक्सपर्ट है उन्हें भी बुला लिया गया है, मैप भी मंगवा लिया गया है। देखिए, कोर्ट के मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, मगर जिस तरह से अगर बात करी जाए सर्वे की, तो 4 बजे से टीम यहाँ आएगी और उसके बाद फिर कोर्ट जो है जहाँ एएसआई की टीम से पूरी जानकारी देगी कि जो ये सर्वे होना है इसमें ये जो इमारत है इस पे किसी प्रकार का नुकसान होगा कि नहीं, इसमें खुदाई करने की जरूरत है कि नहीं, ये सारी चीजों का जो है पूरी तरह से कोर्ट में जो है टीम बताएगी। उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय हो पाएगा। और रही बात मुस्लिम पक्ष की बात कि वो बार बार सर्वे से क्यों भाग रहा है, जब कल उनसे बात करी गई थी, सुनील गुप्ता है इनके मुस्लिम पक्ष के वकील, उनका कहना था कि अभी जो स्टेज है सुनवाई का, अभी वो इस लायक नहीं है कि सर्वे की जरूरत है, क्योंकि और भी उनके पास साक्ष्य है, उस पर भी आधार पर ये सुनवाई अभी हो सकती है, ऐसा मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना था। वहीं आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से सैयद फरमान नकवी पेश हुए, जिन्होंने अपनी दलील रखी कि जो हजारों साल पुरानी ये बिल्डिंग है और इसमें जो है अगर सर्वे होता है तो उसको नुकसान पहुंचते हैं। बहुत सारे उन्होंने अपने तर्क दिए हैं, जिस पर हिंदू पक्ष के वकील ने भी इसका विरोध किया और कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सैयद, हालांकि अब कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर तो सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है कि आखिरकार सर्वे को लेकर क्या कुछ जो फैसला है वो यहाँ पर आता है। अब ऐसे भी स्थिति यहाँ पर तब तक यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब कुछ ये सर्वे जो एएसआई का सर्वे है उसकी रिपोर्ट भी 4 अगस्त को सौंपी जानी है। लेकिन उससे पहले आज अगर एक महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर आता है सर्वे को लेकर, तो जाहिर तौर पर आगे जो है वो बहुत जल्द जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आ सकती है। ये मुझे बता रहे, जिस तरह से शाम को टीम आएगी उसके बाद टीम से जानकारी लेने के बाद दोनों पक्ष की बात फिर से जज सुनेंगे और उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होने के बाद इस पर निर्णय आएगा। मगर अभी हमने जैसे वकील से बात करी कि क्या स्थगन आदेश की आगे जारी रहेगा या इसे रद्द कर दिया जाएगा, तो उसका भी कहना था कि जल्दबाजी होगी इस पर कुछ कहना। मगर हाँ, सरगर्मी से लोग इस बात का जरूर इंतजार कर रहे हैं कि इस पर सर्वे रद्द होता है कि आगे कंटिन्यू होता है। ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक सवाल बना है और इसी पर लोगों का ध्यान है और देर शाम तक ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि सर्वे आगे कंटिन्यू होता है या फिर स्थगन आदेश आगे जारी होता है। जी बिल्कुल सैयद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 4:30 बजे का वो वक्त जब इस पर दोबारा सुनवाई जो है वो शुरू होगी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के जो बीच दलीलें हैं, जो दोनों ही वकीलों के बीच दलीलें, वो यहाँ पर काफी 3.5 घंटे तक यहाँ पर चली। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। सीएम योगी और स्वास्थ्य मंत्री की मुलाकात, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम आवास पर मनसुख मंडाविया की मुलाकात, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इस बीच ये बड़ी जानकारी आ रही है, कोरोना काल में भी बेहतर काम हुआ है, तो स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस बात का जिक्र किया गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम हुआ है और इंसेफ्लाइटिस पर सरकार ने नियंत्रण पाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये मुलाकात सीएम योगी और स्वास्थ्य मंत्री की सीएम आवास पर ये मुलाकात हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में जब कोविड का पहला पेशेंट आया था तब हमारे 36 जनपद ऐसे थे जिनमें से एक के पास भी उस समय आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। हम लोगों ने भारत सरकार के सहयोग से जब प्रत्येक जनपद में इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया, तो पहले चरण में मास्टर ट्रेनर हम लोगों ने यहाँ पे जनपद से ही बुला करके जितने भी एनेस्थेटिक थे या टेक्नीशियंस थे उनकी ट्रेनिंग एक बार यहाँ करवाई। फिर वर्चुअल आईसीयू हम लोगों ने प्रत्येक जनपद में चलाया, बहुत सफल मॉडल था ये। आज आयुष्मान भारत के साथ साथ हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन की सुविधा को भी प्रत्येक जनपद के माध्यम से, और प्रतिदिन लाखों पेशेंट इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में कार्य करेगा। दूसरा जो सफल मॉडल था वह था आशा और एएनएम के द्वारा जो हमारा संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम चलता है। इसमें 15 दिन के कार्यक्रम दस्तक अभियान के साथ जुड़ते हैं, जिसमें आशा और एएनएम घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का कार्य करती है।
इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने में स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ हम लोगों ने जब सर्विलांस को अपना तेज किया तो परिणाम हम सबके सामने है कि 40 वर्ष में 50,000 बच्चों को निकलने वाली यह बीमारी जापानी इंसेफ्लाइटिस का हो या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का, हम लगभग 96% इसको नियंत्रित कर चुके हैं और आने वाले समय में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह उत्तर प्रदेश से समाप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 2 जिलों का दौरा, सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाला है। बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम यहां पर रहेगा और 2:20 पर वृंदावन पहुंचेंगे सीएम योगी। रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में रुकेंगे और साथ ही आपको बता दें 3:30 बजे ट्रैफिक प्रबंधन की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। 4:30 बजे बांके बिहारी मंदिर जाएंगे मुख्यमंत्री, तो सीएम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल यहाँ पर वृंदावन में, मथुरा जी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण का प्रोग्राम है। उसके सिलसिले में जो हमारे प्रोटोकॉल हैं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का, उसकी एसओपी का पूरा हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। डिफरेंट एजेंसियों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो सारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग ये सभी चीज़ें हो गई हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो मथुरा जी, वृंदावन जी में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कल कार्यक्रम रहेगा वो पूरी तरह से स्वकुशल संपन्न। बढ़ेंगे आगे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर सीएम योगी ने कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उन्होंने शहीदों के परिजनों से मुलाकात भी की। साथ ही उनके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने की बात कही। सीएम योगी ने कहा, हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है। देश के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उधर बाराबंकी से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 5 साल के मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। गांव के 3 लोगों पर बच्ची के साथ दरिंदगी करने का आरोप लगा है। मासूम बच्ची पानी से भरे गन्ने के खेत में खून से लथपथ थी। बता दें आपको कि बच्ची को घर में ना पाकर परिजनों ने गन्ने के खेत में बच्ची को बरामद किया है। बच्ची की मां ने गांव के ही 3 लोगों पर दरिंदगी करने का आरोप लगाया है। सूचना पाकर मौके पर एसपी समेत कई जो थानों के पुलिस फोर्स पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। बच्ची की गंभीर हालत को देखकर जिला अस्पताल में भर्ती उसे करवाया गया है, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। मामला रामनगर थाना क्षेत्र का है। हमारे बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है, फिर मार के यहाँ तक के मुंदे ना जाने ना या मर गई है। और 3 लोग रहे, रिंकू रहे और लवकुश रहा, अमरीश रहा। हमारी बच्ची पहली पहने रहा है, पहली के रहे जो चक्कर में यहाँ पकड़ ले गए रहा, जबरदस्ती हमारे मुहारे में यहाँ रहा थे, कुर्मी आए और हमारे बिटिया के यहाँ बहिलाई के यहाँ पकड़ ले गए। अब हम कहा जानी कि हमारी मुहारे पर कई दशा करिए, यही तना गरीबन का जिए का हक रही, तो हमारी लड़का बिटिया कहा जिए। यह कल 3 बजे के घटना है भाई। उधर आपको बता दें कि मिर्जापुर के नारायणपुर ब्लॉक के कोलना गांव में दरअसल एक ऐसा सरकारी स्कूल है जिसमें ना तो छात्र हैं न शिक्षक। इसके बावजूद भी 5 सालों से स्कूल लगातार चल रहा है। स्कूल हर दिन खुलता है और बंद होता है। बता दें कि 5 साल पहले 2017 में स्कूल में 12 छात्रा और 1 शिक्षिका थी। शिक्षिका के रिटायरमेंट के बाद छात्राओं ने भी आना बंद कर दिया। फिर भी हर दिन विद्यालय में तैनात 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आते हैं, साफ सफाई करते हैं और पूरे दिन ड्यूटी देकर शाम को घर लौट जाते हैं। ग्रामीणों ने शासन को कई बार पत्र लिखे, लेकिन उनका कोई भी खास असर जो है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिला। ये विद्यालय जो है
लड़कियों की शिक्षा के लिए जो है हमारे पूर्वज श्री कृष्ण कुमार सिंह की प्रेरणा से पूर्व विधायक स्वर्गीय राजनारायण सिंह ने 1963 में इसको स्थापित की। और आज यहाँ स्थिति ये है कि सारी इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, न तो यहाँ कोई शिक्षिकाएं हैं न बच्चियां हैं, और यहाँ जुआरी प्रायः आते हैं, 2 कर्मचारी हैं उनको परेशान करते हैं। इसकी सूचना हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र द्वारा और आपके मीडिया के माध्यम से कई बार दे चुके हैं, जिलाधिकारी महोदय को भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करता हूं कि ये पूर्वजों को दी हुई थाती है इस गांव की, इस एरिया की, तो इसमें या तो उच्चीकृत विद्यालय को किया जाए या एक ट्रामा सेंटर, क्योंकि 6 बीघा जमीन हम लोगों ने अपना दिया है परिवार का, उसमें एक ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल भी बन सकता है, और या तो कोई कॉन्वेंट विद्यालय खोलें ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। इसकी कन्या जूनियर हाई स्कूल खुलना है और यहाँ पर 17 में सभी अध्यापिका करीब रिटायर हो गई। उसके बाद विद्यालय की देख रेख की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़कर हम लोगों कर्मचारियों के ऊपर आदेशित करके सब लोग रिटायर हो गए हैं। तब से बच्चियाँ नहीं आती हैं यहाँ पर। राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल कोलना का मामला संज्ञान में आया है, इसे हम जो है दिखवाते हैं और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम उसमें करते हैं। उधर श्रावस्ती में पहाड़ियों पर हो रही लगातार बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बता दें आपको कि राप्ती नदी खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण अब दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं अमलीपुर से जिला मुख्यालय जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के कारण कट चुकी है, जिसके कारण आवागमन बाधित हुआ है। चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से एक किशोर की मौत, खेत में धान लगा रहा था किशोर। महमदापुर कुशलगढ़ का मामला। कानपुर में वाहन ने मारी बाइक सवार को जोरदार टक्कर, बाइक सवार की हुई मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस। लखीमपुर खीरी में अलग अलग 2 गांवों में पेड़ से लटके मिले युवकों के शव, पुलिस ने शवों को लिया कब्जे में, मामले की जांच शुरू। बिजनौर में 3 दिन से भूखे प्यासे कमरे में बंद 2 बच्चे की मौत, पिता ने कमरे में बंद किया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। सहारनपुर में नदी के टावर गांव के घाट से एक शव बरामद हुआ। शव की पहचान विद्युत लाइन के जेई के रूप में हुई है। दरअसल ठीक करने गए थे विद्युत लाइन, पैर फिसलने से नदी में गिरे। आगरा में 2 पक्षों में हुई मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, 4 लोग हुए घायल, वीडियो वायरल। सहारनपुर में लड़की से मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़कर पीटा, चोर को सौंपा पुलिस को। फर्रुखाबाद में परिवार पर दबंग ने धारदार हथियार से बोला हमला, 4 घायल, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में बाइक चुराकर भाग रहे चोरों को पकड़ना युवक को पड़ा भारी, चोरों ने नुकीली चीज से हमला कर किया घायल, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में करवाया भर्ती। जावा में टप्पेबाजी गैंग का हुआ भांडाफोड़, सांप काटने की दवाई और साथ ही सोना चांदी बदलने के नाम पर टप्पेबाजी करते थे 9 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंदौली में बिजली विभाग के कर्मचारियों के रवैये से आम जनमानस परेशान, ट्रांसफार्मर खराब होने पर भी नहीं बदला जा रहा, भारी गर्मी में बिजली न होने से लोग परेशान। ललितपुर में स्कूल में विद्युत व्यवस्था हुई चौपट, खुले मैदान में दिन गुजार रहे छात्र, भीषण गर्मी से छात्रों का जीना हुआ मुश्किल। सहारनपुर में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, 2 छात्र घायल, घायल छात्रों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, मौके पर पहुंची पुलिस। बागपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की गैस पाइपलाइन फटी, पाइपलाइन फटने से यमुना नदी में उठा भयंकर तूफान, वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी में घर के अंदर घुसा मगरमच्छ, परिजनों में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम।
चंदौली में नहर टूटने से लगभग 80 बीघा डूबी धान की फसल, किसानों की मेहनत हुई नष्ट, नहर को दुरुस्त कराने की मांग। मुजफ्फरनगर में डीआईजी ने 26वीं अंतर जनपदीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ, खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। मुजफ्फरनगर में डीएम ने रखी बैठक, सीडीपीओ की ली क्लास, साथ ही आंगनबाड़ी आशाओं के खराब प्रदर्शन से नाखुश नजर आए डीएम। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।